नमस्ते बच्चों। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का आप ये पहला पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में बाल गंगाधर तिलक को दिखाया गया है एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ये प्रिंट किया गया। अब सोच लीजिए, देखिए ये पिक्चर ही अपने आप में सब कुछ बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो भारत में जो नेशनलिज्म था उसका डेवलपमेंट कब से शुरू हो गया था। और हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर में इनका कहीं भी कोई विशेष जिक्र आया ही नहीं। चलिए खैर, इस बातों को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो इसमें तिलक क्या करते हैं कि इनको तिलक के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल को भी यूज़ किया गया है जो भारत के यूनिटी को दिखाता है। एंड दैट अ सैक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ, टेम्पल, चर्च, मस्जिद, इन सारे चीज़ों को भी फ्रेम आउट किया गया है इस फिगर में। सो नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। यानी नेशनलिज्म की जो भावना है वो तभी से हमारे देश में शुरू हो गई थी, और ये लगभग हर एक देश का कमोबेश एक ही स्थिति होता है कि कहीं भी नेशनलिज्म का जो फीलिंग है तभी स्टार्ट होता है जब वहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं वो ये समझने लगते हैं कि वो एक नेशन का हिस्सा है। एंड व्हेन दे डिस्कवर्ड सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, और वो कुछ ऐसे सिंबल्स को लेकर सामने आते हैं जो वो एक दूसरे को जोड़ता है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। यानी कि जो नेशन जो है वो एक्चुअल लोगों के दिमाग में कब आता है, एक नेशन जो है एक वास्तविकता कब बनता है। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे उनके अंतर्गत उनके दिमाग में जो अलग अलग रीजन से होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है, फिर भी ये एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के तौर पे कैसे ही आ जाते हैं। सो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शियली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। ये कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्ट्रगल से आता है। एंड बट देयर वेयर ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। तो कई सारे ऐसे कल्चरल प्रोसेस हैं जिससे कि नेशनलिज्म का जो भावना है वो लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। सो हिस्टोरिकल फिक्शंस, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिम्बॉल्स, ये सभी जो है सभी के सभी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, नेशनलिज्म को एक शेप देने में, नेशनलिज्म के फीलिंग को माइंडसेट बनाने में। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा इसके बारे में, इज़ द मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन ए फिगर ऑफ इमेज। और ये इमेज ज़्यादातर जो होता था वो फीमेल फिगर के रूप में होता था। सो दिस हैव टू क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस इमेज को एक फिगर को इमेजिनेट किया गया और लोगों के सामने रखा गया मोस्ट ऑफ द नेशन। सो इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visualized associated with the image of भारत माता। तो 20th century की बात है जब नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था हमारे देश में, या कह सकते हैं कि नेशनलिज्म चरम पे था, और आइडेंटिटी ऑफ इंडिया के रूप में उसी समय हमारे देश में भारत माता का पिक्चर को पोर्ट्रेट किया गया। सो द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे?
तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1817 में आनंद मठ के एक बुक में लिखा था वंदे मातरम, और ये राइम्स जो था वो मदरलैंड के लिए था, मातृभूमि के लिए। एंड इट इज़ वाइडली सॉन्ग इन स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चला तो इसको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने गाया था। सो मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड ही फेमस इमेज ऑफ भारत माता। और फिर उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने फेमस इमेज जो आज भारत माता के पिक्चर को आज भी हम लोग उसी रूप में देखते हैं, जिसको हम लोग आज भी अडॉप्ट करते हैं, वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंटेड किया गया। हुआ क्या, जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो पेंट किया, तो उस पेंटिंग में भारत माता के पोर्ट्रेट को एक एस्थेटिक फिगर दिया गया, जिसमें वो शांत, कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल उनको दिखा गया, और एक देवी के रूप में उनको पोर्ट्रेट किया गया। इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा इसको पेंटेड किया गया और पूरे भारत में इसको सर्कुलेट किया गया। सो डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। और इस तरीके से ये जो मदर फिगर के प्रति जो लोगों का डिवोशन था, वो एक नेशनलिज्म के एविडेंस के रूप में देखा जा सकता है। So idea of nationalism also developed through a movement of revive Indian folklore। ये भारत माता का ही चित्र नहीं बल्कि इसके अलावे भी बहुत सारे इंडियन फोकलोर्स थे, यानी कि भारत के जो ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड्स में जो लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ प्रचलित थी, ये भी हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने में काफ़ी मदद किया। लेट 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग folk tales sung by bards and they toured village together, folk songs and legends। तो नेशनलिज्म जो हमारे देश में शुरू हुआ लेट 19th सेंचुरी, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कई सारे फोक टेल्स जो लोगों के द्वारा गाए जाते थे गांव में, उन सारे फोक सॉन्ग्स को गैदर किया गया और इस फोक सॉन्ग्स में जितने भी लीजेंड्स थे उनको ग्लोरीफाई किया गया। दिस टेल्स दे बिलीव्ड गेव अप ए ट्रू पिक्चर ऑफ नेशनल कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर। और ये जो टेल्स थे वो एक्चुअल में हमारे देश के सही पिक्चर को, ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाते थे। एंड दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय द आउटसाइडर फोर्स। और ये जो हमारा एक्चुअल जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसको करप्ट करने का काम ये आउटसाइडर फोर्स ने किया था। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का जो भी ग्लोरी था, उस ग्लोरी को मुग़ल डायनेस्टी और जो स्लेव डायनेस्टी आई, यानी कि जब 1206 में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये जितने भी इस्लामिक डायनेस्टीज आए उसने उसको करप्ट करने का काम किया, उसको डैमेज करने का काम किया। फिर इनके द्वारा जो चीज़ें बनाई गई, फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ ने फिर इनको डैमेज करने का काम किया। तो एक्चुअल में जो हमारा कल्चर था, एक्चुअल में जो हमारा ट्रेडिशन था, उसको हमारे देश में जो आउटसाइडर्स आए, उस आउटसाइडर्स ने उसको बर्बाद करने का, डैमेज करने का काम किया। सो इट वाज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें एंड हम अपने नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करें, सेंस ऑफ प्राइड जो हमारे पास्ट में, जो हमारा गर्व करने लायक, जो कह सकते हैं कि जो हमारे आइडेंटिटी को गौरवान्वित महसूस कराने लायक जो चीज़ें हैं उसको खोजना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। सो इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगैन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट्स फॉर फोक रिवाइवल। तो फोक रिवाइवल के लिए, यानी कि ग्रामीण जो चीज़ें थी जो पहले से हमारे देश में चली आ रही थी, उसको रिवाइवल करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक
प्रयास किया गया जिसमें जो लोकल चीज़ें थी, चाहे वो बैलेट्स हो, नर्सरी राइम्स हो, मीथ्स हो, ये सारे चीज़ों को कलेक्ट किया गया। यहाँ जवाहरलाल नेहरू का एक पिक्चर है जिसमें भारत माता का वो बुक लिए हुए हैं पिक्चर से रिलेटेड, एंड यहाँ पे दिखाया गया कि भारत माता and the map of India close to his heart. A lot of popular Prince nationalist leaders are shown offering their heads of भारत माता। कई सारे पिक्चर्स में आपको भारत माता के सामने हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो सर झुकाते हुए नज़र आ जाएंगे। तो सो द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वाज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। तो ये जो आइडिया था, ये देखिए भारत माँ का पिक्चर है जिसको अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा पेंटेड किया गया था, जिसमें भारत माता को एक कह सकते हैं कि देवी के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है ना। और इस तरीके से जो त्रिशूल और लायन का जो सिंबल है, ये दोनों सिंबल पावर और अथॉरिटी का सिंबल है। फिर हम लोग बात करते हैं कि मद्रास में नटेशा शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया कि लोकल तमिल फोक टेल्स को कलेक्ट किया और एक किताब लिखा, द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। और इस तरीके से साउथ इंडिया में वो नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने में मदद की। ही बिलीव दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर। का मानना था कि ये जो फोक टेल्स हैं, फोकलोर्स हैं, वो एक नेशनल लिटरेचर है। इट वाज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लोग दादा दादी नाना नानी के द्वारा सुनते आ रहे थे, एक्चुअल में उन पे उसका जो रिप्रेजेंटेशन था, उस पर जो लोगों का फेथ था वो काफ़ी ज़्यादा था। और ये मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन था पीपल का रियल इमेजिनेशन और थॉट्स का। सो एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, nationalist leaders became more and more aware of such icons। तो जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इस तरीके के आइकन से ज़्यादा अवेयर हो रहे थे, और ये सारे चीज़ें सिंबलाइज हो रही थी लोगों को यूनिफाई करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को भरने के लिए। सो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अगर बंगाल की बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हमने देखा कि वंदे मातरम और फिर ये ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन और येलो कलर का उस समय डिज़ाइन किया गया था, और जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इट हैड लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ए क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। तो इसमें जो डिज़ाइन किया गया था वो उसमें 8 लोटस था जिसको 8 प्रोविंसेस के रूप में दिखाया गया था, और एक क्रिसेंट मून था जिसको कि हिंदू मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाया गया था। बाय द 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने 1921 में एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया था, वो भी ट्राई कलर का था, ये रेड ग्रीन और वाइट था। एंड हैड अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर, और सेंटर में इसमें स्पाइनिंग व्हील रखा गया था जो गांधी जी के सेल्फ हेल्प ग्रुप के आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। एंड ड्यूरिंग द मार्च ऑफ गांधी जी, यानी ड्यूरिंग द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी, दिस फ्लैग वेयर कैरीड बाय द सत्याग्रहीज एंड होल्डिंग इट एलोफ्ट, एंड दिस बिकेम अ सिंबल ऑफ डेफियंस। तो इस तरीके से ये जो ट्राई कलर था वो हमारे देश में एक सिंबल बना, अपने देश के गौरव के रूप में सामने आया। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। हिस्ट्री का जो रीइंटरप्रिटेशन था वो भी हमारे लिए एक कारण बना नेशनलिज्म का फीलिंग का, क्योंकि हमारे देश में जब आउटसाइडर आए तो आउटसाइडर ने हमारे देश के इतिहास को डैमेज करने का काम किया और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अपने तरीके से लिखने का काम किया है, जो आज तक हम कह सकते हैं कि जारी है। कई सारे लोग हैं जो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने
लिखवाने का प्रयास करते हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation। 19th सेंचुरी के अंत आते आते बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये समझ चुके थे कि अगर इंडियन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जाए तो हमारा जो प्राइड है, हमारा जो अपना नेशन का जो ग्लोरिफिकेशन होगा उससे, और जो हमें इन्फीरियर समझा जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व मिलेगा। और 1920-21 में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तब पूरे वर्ल्ड को ये शायद एहसास हुआ कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ओल्ड है, लगभग 3500 ईयर, आज अगर बात करें तो लगभग 4000 ईयर पुराना हमारा सिविलाइजेशन है। तो इस तरीके से जो हमारा सिविलाइजेशन है जिस पे हम प्राइड कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा इतिहास है और जिस पे हम प्राइड कर सकते हैं। हमें आउटसाइडर के द्वारा लिखे गए इतिहास या आउटसाइडर के इतिहास पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स जो थे वो हमेशा इंडियंस को बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझते थे, और ये मेडिएवल पीरियड के दौरान हमारे देश में, यानी हमारे संस्कार में, ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आया था। एजुकेशन के लेवल पे हम काफ़ी पीछे चले गए थे, क्योंकि मेडिएवल पीरियड में ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक दूसरे से युद्ध करने में ही लोगों का समय व्यतीत हो रहा था, और साल 2 साल के अंदर राजा चेंज हो जाते थे। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती है राज में, यानी कि जब तक लंबे समय तक कोई राजा राज नहीं करता है, तो कोई ग्लोरीफाइड करने वाला वर्क नहीं होता है जिस पे हम गर्व कर सकें। सो इंडियन बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। अब इंडियन जो थे, जो हिस्टोरियंस हुए, उन्होंने क्या किया कि इंडिया का उन सारे अचीवमेंट को ढूंढना शुरू किया जिस पे वो गर्व कर सकते थे, प्राइड महसूस कर सकते थे। सो दे रोट अबाउट द glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished। तो ये सारे चीज़ों का फ्लोरिशमेंट जब हमारे देश में था, जब हमारा ग्लोरियस टाइम था, उस ग्लोरियस टाइम को हमारे हिस्टोरियन ने फॉलो करने का काम किया और उसको सामने लाने का काम किया, जो कोलोनाइजेशन के समय डिक्लाइन हो चुका था। सो दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज्ड द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड अ स्ट्रगल टू चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज जो है, नेशनलिस्ट के द्वारा जो हिस्ट्री लिखा गया, जो फिर से हमारे पुराने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया, और इससे क्या हुआ कि ये इंडिया का जो प्राइड था, जो ग्रेट अचीवमेंट था हमारे पास्ट में, उसको पढ़कर जो हमारा दिमाग था, वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लोग भाग ले रहे थे, उनका जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ, और स्ट्रगल का जो स्वरूप था वो चेंज हुआ। सो द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो उनकी कंडीशन थी, उस कंडीशन को पुराने कंडीशन से कंपेयर किया गया, तो लोगों के बाद में दिमाग में आया कि ये जो कंडीशन हमारा है वो काफ़ी माइजरेबल है, और इसको, इन सारे चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और इसको तभी बदला जा सकता है जब यहाँ से ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वेयर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स when the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, and then people of the other communities felt left out। तो ये जो एफर्ट जो था वो ऐसा एफर्ट लगाया गया जिससे कि जो हमारे देश के सभी लोग हैं वो यूनिफाई हो। यहाँ ये ना हो कि सिर्फ हिंदू को ग्लोरीफाई किया जाए, क्योंकि पास्ट जो है वो हिंदू हिस्ट्री से भरा पड़ा था। एंड व्हेन द इमेज सेलिब्रेटेड वेयर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, और जो इमेज बनाया गया था वो हिंदू आइकोनोग्राफी की तरह लग रहा था। सो देन द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट, और ऐसा हुआ कि जो अदर कम्युनिटी के लोग थे उनको लेफ्ट आउट, मतलब कह सकते हैं कि अलग थलग एहसास न हो, इन सारे चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। सो इन अर्लियर टाइम फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया
marveled at the courage, truthfulness and modesty of the people of Aryavamsa. Now the remark mainly of the absence of those quality. In those days, Hindu would set out on conquest and hoist their flag in Tatar, China and other countries. Now a few soldiers from a tiny island far away are lording it over the land of India. तो ये तारिणी चरण चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया भारतवर्षेर इतिहास यानी द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष 1858 में फर्स्ट वॉल्यूम आया था, उसमें लिखा गया। तो कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि a growing anger against the colonial government was thus bringing together various group and classes of the Indian into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। तो एक ग्रोइंग एंगर जो था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के विरुद्ध था, वो हमारे अलग अलग ग्रुप के लोगों को एक साथ लाने का काम किया और ये लोग एक साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। सो द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी के आने के बाद कांग्रेस उनके लीडरशिप में आगे बढ़ा और महात्मा गांधी ने मैक्सिमम लोगों को, बड़े छोटे, गरीब अमीर, सभी लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी। और इस तरीके से जो नेशनलिस्ट जो थे उसने नेशनल यूनिटी को बनाने का प्रयास किया। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विथ वेरीड एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। तो इस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, वो हमेशा जो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में, क्योंकि उनका एस्पायरेशन और एक्सपेक्टेशन अलग था। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता तब तक बेईमानी है जब तक भारत के मुसलमान वो भारत देश के लिए ना सोचे। मतलब वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट में ये कहा कि इस्लाम को मानने वाले लोगों का जो फेथ है, जो उनका डिवोशन है, वो एक देश के प्रति नहीं बल्कि एक धर्म के प्रति है। और जब तक ये डिवोशन धर्म के प्रति होगा तब तक कभी भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की जा सकती। तो ये सारी बातें उस समय भी निकल कर आती थी और आज भी ये सारी चीज़ें निकल कर आती है सामने। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people। और जो अलग अलग लोगों का जो ग्रीवांसेस था, तो ये ग्रीवांसेस कह सकते हैं कि कॉलोनियल रूल को भी बातें समझ में आ रही थी और ये ग्रीवांसेस कॉलोनियल रूल से स्वतंत्र होकर भी सॉल्व किया जा सकता था। The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group। और कांग्रेस जो उस समय की थी हमेशा हर एक ग्रुप के डिमांड को इंश्योर कर रही थी कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व किया जाए और किसी को भी ये एलियनेशन की भावना ना आए, कोई भी ग्रुप एलियनेट ना रहे। सो दिस इज़ प्रिसाइसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ एन ब्रोक डाउन। एक बहुत बड़ा कारण था कि हमेशा मूवमेंट के बीच का जो यूनिटी है वो टूट जाता था। एंड द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वेयर फॉलोड बाय द फेज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप। तो डिसयूनिटी और जो ग्रुप के बीच में इनर कन्फ्लिक्ट होता था, ये नेशनलिस्ट यूनिटी को या कांग्रेस के द्वारा चलाए गए नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर कर देता था। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज इमर्जिंग was a nation with many voice wanting freedom from colonial rule। तो कह सकते हैं जो भी कारण रहा उस समय, जो भी नेशन के रूप में जो बातें उभर कर सामने आ रही थी, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल रूल से अपनी आज़ादी चाहते थे। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, जिसकी ये पिक्चर है जो वुमेन प्रोसेशन हो रहा है बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम एक जानकारी ले लेते हैं कि द फेल्योर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार
क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन इंडिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना भारत के लोगों से पूछे हुए भारत को शामिल करना, फिर क्रिप्स मिशन का भारत आना और भारत में उनकी बातों से सहमति नहीं बनना, ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट क्रिएट किया, असंतोष क्रिएट किया भारत के लोगों में। एंड दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग अप फॉर कंप्लीट विदड्रॉ ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और इसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से अंग्रेज़ों को कंप्लीट विड्रॉवल की बात कही गई। एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942, वर्धा के कांग्रेस सेशन में 14 जुलाई 1942 को हिस्टोरिक क्विट इंडिया मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया। एंड ऑन 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये इंडोर्स किया और नॉन वायलेंस एक मास स्ट्रगल के लोगों के लिए कॉल किया कि आप हम लोग नॉन वायलेंस से के साथ एक मास स्ट्रगल करेंगे। और गांधी जी ने इस समय फेमस नारा दिया, डू और डाई। द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट brought the state machineries to be a standstill in large part of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो पूरे भारत में चल रहा था, उसके लार्ज पार्ट जो था वहाँ की मशीनरी जो थी, यानी वहाँ की जो सरकार थी, एकदम अस्थिर हो गई। लोग हड़ताल किए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए, प्रोसेशन में भाग लिया। और इस तरीके से जो ऑर्डिनरी पीपल थे, खास करके स्टूडेंट्स, वर्कर, पीजेंट्स, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। एंड ही ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मातागिनी हाजरा इन बंगाल, कनकलता बरुआ इन असम, रमा देवी इन उड़ीसा, कई सारे फीमेल लीडर का भी नाम यहाँ पे आता है। तो ये सारे लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस तरीके से हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चला और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत से बाहर सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के द्वारा भी भारत को आज़ाद करने के लिए एक मूवमेंट चलाया जा रहा था। और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से अंग्रेज़ों पे हमला बोल रही थी और जिसको जर्मनी और जापान जैसे देशों का साथ मिल रहा था। लेकिन भारत में भारत के जो लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको डर था, खास करके महात्मा गांधी को डर था कि यदि सुभाष चंद्र बोस को सफलता मिलती है तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हमें अंग्रेज़ों से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जापानीज़ फिर हमारे देश पे कब्जा कर सकते हैं, या फिर हमारे देश में लोकतंत्र की जगह पे कोई और शासन हो सकता है। इसको लेकर काफ़ी सारे बातें होती थी उस वक्त। और फिर बाद में हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु की खबर आती है, एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है, जो आज भी संदिग्ध है और ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं। और कई बार गुमनामी बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं और उनकी बात की जाती है। तो ये एक जो कि अनसर्टेन पॉइंट्स है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज को भी हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका अमूल्य योगदान को भूल नहीं सकते। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है आप करेंगे, और ख़ास करके ये जो लास्ट हमने पढ़ा इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन सामने आ रहा है वो है कि आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का आपको एक शॉर्ट नोट्स लिख लेना है और मेन लिखना है कि हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्जेज इन इंडिया, means the sense of collective belonging created by the nationalist, how the sense of collective belonging created by the nationalist
ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। धन्यवाद।